भारत माता की जय दोस्तों। मैं लखन पटेल आज़ाद फिर आपके सामने प्रस्तुत, और कहीं ना कहीं इतिहास के अगले पड़ाव पर, चूँकि आधुनिक काल हमारा चल रहा है और अत्यंत महत्वपूर्ण काल चल रहा है, ये आप लोग भी समझते हैं। तो इस काल को, इस पीरियड को, इस टाइम पीरियड को, गांधी युग को बड़े अच्छे तरीके से समझें, सुने और बार बार इसको क्या है सुनते हुए पढ़ के नोट डाउन भी करने का प्रयास करें कि जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट वहाँ लगते हैं। तो चूँकि मैंने आपको बताया था कि 1918 में हम देखें प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो चुका था, और अब मैं वही कहने वाला हूँ कि अंग्रेज़ों की जो कूटनीतिक जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अब भारतीयों के ऊपर लागू होने वाली। जहाँ भारतीय ये महसूस कर रहे थे, या हम कहें कि गांधी ऐसा महसूस कर रहे थे कि शायद जो उनके आरंभिक आंदोलन हैं वो सफल हो रहे हैं, अंग्रेज़ कहीं ना कहीं उनका सहयोग कर रहे हैं, या फिर ऐसा महसूस किया जा रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ भारतीयों को कुछ न कुछ अधिकार सहयोगात्मक रूप में प्रदान करेंगे, पुरस्कार के रूप में प्रदान करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं क्या है प्रथम विश्व युद्ध में गांधी के आह्वान पर युवाओं ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों युवाओं ने कहीं ना कहीं सहयोग किया था। किसका सहयोग किया था? अंग्रेज़ों का। लेकिन ये सब उल्टा बैठ गया और अंग्रेज़ों ने जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, भारतीयों के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा कानून लागू करने का प्रयास किया जो कानून अत्यंत ही बुरा और असहनीय था। ऐसे हम कहें तो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इसे अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट के माध्यम से जाना, या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। यह एक ऐसा कानून था कि अंग्रेज़ों ने तुरंत ही विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इसे लागू किया। यह एक काला कानून था। काला कानून इसलिए क्यों कहा गया? कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, ना तो इसमें कोई दलील दी जा सकती थी। अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो इसमें कोई दलील भी आप प्रस्तुत नहीं कर सकते थे कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ना ही कोई आप वकील कर सकते थे, ना ही सज़ा होने पर आप कोई अपील कर सकते थे। ये कहते हैं सिडनी रॉलेट साहब की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया सेडिशंस कमेटी की अनुशंसा पर। अब याद रखिएगा, सेडिशंस कमेटी की अनुशंसा पर, सेडिशंस कमेटी की अनुशंसा पर सिडनी रॉलेट साहब एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये 3 साल के लिए लागू होने वाला था। इसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे गिरफ्तारी कारण नहीं बताया जाएगा, उसे वकील करने का अधिकार नहीं होगा, उसे सज़ा हो जाने पर अपील करने का अधिकार नहीं होगा। इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने इसकी निंदा की, सभी लोगों ने इसकी निंदा की, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या था, ये निंदनीय ही था, क्योंकि इसमें कोई अधिकार नहीं थे, कोई राइट नहीं थे, बल्कि भारतीयों के राइट छीने जाने वाले थे। इस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों पर क्या करना चाहते थे? अंकुश लगाना चाहते थे। ये चाहते थे किसी भी प्रकार से भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए, उन पर क्या लगाया जाए? अंकुश लगाया जाए। और उसी अंकुश लगाने के प्रयास में ऐसा एक कानून लेकर आए थे। और जब लेकर आए तो गांधी ने इसका विरोध किया, और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। ऑल इंडिया स्ट्राइक की घोषणा कर दी, देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। पूरे देश में कहीं ना कहीं ये क्या करना चाहते थे? हड़ताल करना चाहते थे। पूरे देश में ये बताना चाहते थे कि हम इस काले कानून से सहमत नहीं हैं, और देश भी इनके साथ खड़ा हुआ था। तो ऑल इंडिया स्ट्राइक की जब इन्होंने घोषणा की 6 अप्रैल 1919 को जो होने वाली थी, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पूरे देश में देखा जा रहा था, और सर्वाधिक प्रभाव उसका पंजाब में था। सर्वाधिक प्रभाव उसका कहाँ देखा गया? पंजाब उसमें सर्वाधिक प्रभावित था। पंजाब की अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक प्रभावित था पंजाब इसमें सर्वाधिक प्रभावित था। पंजाब में अगर हम बात करें तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया, जो पंजाब में संभाल रहे थे, जो कांग्रेस स्वागत कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस को स्वागत कमेटी से जुड़े हुए लोग थे। इन्होंने कहीं ना कहीं जब यहाँ पर अपनी बातें रखी, या यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने व्यापक रूप से इसे चलाने का प्रयास किया, तो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जब 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को इन्हें गिरफ्तार किया तो यहाँ जो है और हिंसक कार्रवाइयाँ होने लगी। यहाँ की जनता और भड़क उठी और हिंसक हो उठी।
और जब हिंसक हो उठी तो कहीं ना कहीं क्या है कि यहाँ पर इनके पास सारे अधिकार आ चुके थे। अंग्रेज़ कहीं ना कहीं सैन्य व्यवस्था को बुला चुके थे, सैन्य तत्वों को बुला चुके थे। इस समय अगर देखा जाए तो यहाँ का जो गवर्नर था वो था माइकल ओडायर। माइकल ओडायर था। और ऐसा कहा गया कि जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को देखा जाए तो जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। जो कहाँ पर आयोजित की गई थी? जलियांवाले बाग में। जलियांवाला बाग जो था यहाँ पर एक सभा आयोजित की गई और इस सभा की जानकारी कहते हैं हंसराज नाम के व्यक्ति ने अंग्रेजों को दी। ये सभा जो थी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाई गई थी। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में नहीं थी, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करना। तो 13 अप्रैल 1919 को ये बुलाई गई। और इस समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो गवर्नर था, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वो कौन था? माइकल ओडायर। और माइकल ओडायर ने किसको बुलाया? जनरल आर डायर को। माइकल ओडायर ने किसको बुलाया था? जनरल आर डायर को बुलाया था। तो जनरल आर डायर को यहाँ पर बुलाया गया। जनरल आर डायर एक सैनिक अधिकारी था। जब ऐसे भी जानकारी हुई कि जलियांवाले बाग में ये सब चीज़ें बुलाई जा रही हैं, जलियांवाले बाग में ऐसा कुछ आयोजित किया जा रहा है, तो जलियांवाले बाग में ये अपने सैनिकों के साथ पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया? जलियांवाले बाग में ये अपने सैनिकों के साथ पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि जलियांवाले बाग में क्या करना चाहता था? चीज़ें नियंत्रित करना चाहता था। जलियांवाले बाग को ये प्रभावित करना चाहता था। इसलिए ये जलियांवाले बाग पहुंचा और जलियांवाले बाग में हजारों की संख्या में लोग एकत्र थे। यहाँ पर एकत्र थे। ऐसा माना जाता कि हजारों लोग यहाँ पर एकत्र थे। और हंसराज नाम के व्यक्ति ने जब ये सूचना दी और जनरल आर डायर जब अपने सैनिकों के साथ पहुंचा तो इसने कहते हैं मेन गेट पर या मुख्य द्वार पर अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया। इन्होंने 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई। उन निहत्तों पर गोलियां चलाई, उन निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई। कहते हैं लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ एक कुआं था, उस कुएं में कूदे, बच्चे, महिलाएं, सभी बुजुर्ग जो थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु होती गई। 10 मिनट तक अंधाधुंध ये फायर करता रहा। अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, केवल 379 लोग अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार, जबकि हजारों लोग मारे गए थे। कहा जाता है हजारों लोग इसमें मारे गए। और माइकल ओ डायर ने भी जनरल आर डायर का ही पक्ष लिया। डायर ने डायर को सही ठहराया। डायर के संबंध में कहा गया कि उसने परिस्थितिवश ऐसा कार्य किया है। निहत्तों पर गोलियां चलाना कौन सी स्थितियां थीं? बिना सूचना के गोलियां चलाना कौन सी परिस्थितियां थीं? इस कायर ने भारतीयों पर गोलियां चलाई। और जब गांधी जी ने यहाँ पर प्रवेश करना चाहा तब कहते हैं पलवल नामक स्थान पर, हरियाणा के निकट पलवल नामक स्थान पर गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें बम्बई वापस भेज दिया गया। पंजाब में मार्शल कानून लागू कर दिया गया, सैनिक कानून लागू कर दिया गया। और अगर देखा जाए तो हम बात करें तो इससे बहुत से लोग दुखी हुए, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों, चाहे वो शंकर नायर हों। इन्होंने अपनी अपनी उपाधियां त्याग दी, चाहे नाइटहुड की, चाहे सर की, कोई भी उपाधियां हो, इन्होंने उपाधियां त्याग दी इसके विरोध में, क्योंकि अंग्रेजों ने नृशंसतापूर्वक कार्य किया था। नृशंस कार्य था, इस कार्य सराहनीय नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी उपाधियों का परित्याग करना कहीं गलत नहीं था। और अगर देखा जाए जब भारतीय इससे संतुष्ट नहीं हुए, जब डायर को अगर देखा जाए तो जब डायर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब कहते हैं कांग्रेस ने स्वयं की कमेटी बनाई जिसका नाम था तहकीकात कमेटी, जो पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में थी। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने कमेटी क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि जब कांग्रेस ने मांग की थी कमेटी के लिए, तब एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी इसकी जांच के लिए। जब हंटर कमेटी बनाई गई तो इसमें क्या था, 3 भारतीय भी थे, चिमनलाल सीतलवाड़ी, सुल्तान अहमद
जगत नारायण चिमनलाल सीतलवाड़ी, सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये सब क्या थे? ये 3 भारतीय भी थे सेंटर कमेटी में। तो ये 3 भारतीय थे, इन्होंने लीपापोती कर दी, इन्होंने भी भारत की दुर्दशा पर कुछ नहीं बोला और इस हंटर कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं निकला, इन्होंने डायर को गलत नहीं ठहराया। तब कांग्रेस को जाकर एक अपनी कमेटी का निर्माण करना पड़ा जिसका नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का निर्माण किया गया जिसका नाम था तहकीकात कमेटी, क्योंकि हंटर कमेटी से संतुष्ट नहीं थे। तब कहते हैं कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का निर्माण किया जिसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय, और इन्होंने डायर को गलत ठहराया, बताया कि किस प्रकार डायर ने भारतीयों को प्रभावित करने का प्रयास किया, किस प्रकार डायर ने भारतीयों के साथ ऐसा अपराध किया, किस प्रकार डायर ने जो है भारतीयों को दंश देने का या उन्हें तकलीफ देने का कार्य किया, और इन्होंने डायर को इसका जिम्मेदार ठहराया। तो केवल डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। और जब जनरल डायर ब्रिटेन पहुंचा तो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा ने इसे ब्रिटेन का शेर कहा, इसे मान की सम्मान की एक सोने की तलवार भेंट की गई। मुझे ऐसे देश पर, ऐसे देशवासियों पर लालच महसूस होता है जो मानवता के लिए भी दुखी नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहते हैं उसे मान की तलवार भेंट की गई, उसा की संसद ने, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा ने ऐसा कार्य किया। उसे ब्रिटेन का शेर कहा, जिसने निहत्तों पर गोलियां चलाई वो शेर हो गया। और कहते हैं वहाँ का एक अखबार और था, मॉर्निंग पोस्ट अखबार। मॉर्निंग पोस्ट अखबार जो था, इस मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने इसके लिए 30,000 पाउंड इकट्ठा करवाए। 30,000 30,000 पाउंड जो था इसके लिए कहीं ना कहीं क्या करवाए, एकत्र करवा के दिए। 30,000 पाउंड इसके पाउंड दिए गए, अर्थात इसका सम्मान देखो, वहाँ के लोग भी इसका सम्मान कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का इतना बड़ा काम करके आया, निहत्तों को गोलियां चलाकर। तो बाद में कहते हैं, अगर हम बात करें तो बाद में माइकल ओडायर की हत्या की जाती उधम सिंह द्वारा। जनरल डायर अपने आप ही मृत्यु प्राप्त हो जाती है, उसकी पहले ही मृत्यु हो जाती है। तब कहते हैं कि उधम सिंह जो है वो माइकल ओडायर को गोली मारता है। वो आगे की घटना है जो हम आगे पढ़ेंगे क्रांतिकारी तत्वों में, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ कि इस तरह से जलियांवाला हत्याकांड किस प्रकार से भारतीयों को कहीं ना कहीं क्या कर गया, प्रभावित कर गया। रॉलेट एक्ट ने कहीं ना कहीं भारतीयों को दंश दिया, तो उससे ज़्यादा तकलीफ जो है, जो हमेशा के लिए बनी रही, वो थी जलियांवाला हत्याकांड। इससे पूरा भारत क्षुब्ध था। इससे कहीं ना कहीं गांधी और सभी लोग ये समझ चुके थे कि अंग्रेज़ किसी भी प्रकार से उनके साथ सहमत या अंग्रेज़ किसी भी प्रकार से भारत के नहीं हो सकते हैं। इस बात से वो पूरी तरह से निश्चिंत हो चुके थे कि अंग्रेज़ किसी भी प्रकार से भारतीय पक्ष में नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, जैसे कहा कि भारतीय पक्ष में नहीं हो सकते हैं, तो अब की कहानी क्या थी? अब क्या कहानी होनी थी? अब कहानी क्या होनी थी? तो कहानी कुछ नहीं, अब ये था कि इसी समय और भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कहीं ना कहीं, जैसे गांधी जी तो अब इसके विरोध में उतर ही आए थे, सभी लोग इसके विरोध में उतर ही आए थे, लेकिन देखा जाए तो अभी भी अंग्रेज नहीं मान रहे हैं। इस समय अगर देखा जाए तो 1919 के लगभग सीवर्स की संधि हुई। ये यहाँ की संधि नहीं है, ये कहीं ना कहीं यूरोपीय स्वरूप में एक सीवर्स की संधि थी। इस सीवर्स की संधि में क्या किया गया बताएं? इस सीवर्स की संधि में तुर्की का विभाजन कर दिया गया, टर्की या तुर्की का विभाजन कर दिया गया। जबकि भारतीय मुसलमानों ने या अन्य देशों के मुसलमानों ने ब्रिटेन का साथ इसलिए दिया था प्रथम विश्व युद्ध में कि वो ये चाहते थे कि उनके धर्मगुरु का जो स्थान है टर्की, वो किसी भी प्रकार से खंडित या विभाजित ना किया जाए। तो अंग्रेज़ों ने जलियांवाला हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, उसके बाद ये है कि ये सीवर्स की संधि के माध्यम से तुर्की का भी विभाजन करा दिया, जिससे मुस्लिम वर्ग भी पूरी तरह से क्या हो चुका था, इनसे नाराज़ हो चुका था। अब अंग्रेज़ों से मुस्लिम वर्ग भी पूरी तरह से क्या था, नाराज़ था, और इसके विरोध में कहीं ना कहीं वो एक आंदोलन करना चाहते थे, और इसे लीड कर रहे थे अब महात्मा गांधी से लीड कर रहे थे। और वो आंदोलन होगा खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन होगा? खिलाफत आंदोलन, जो टर्की के विभाजन के विरोध में था। इससे मुस्लिमों को संगठित करने का गांधी का एक प्रयास था। और गांधी ने क्या किया? गांधी ने अगर देखें तो डॉक्टर अंसारी और अली बंधु,
अली बंधु हम कहें तो शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो अली बंधु थे। तो पहले देखा जाए तो डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा गया ब्रिटेन, जो बात जाके रख सके कि किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन में किस प्रकार से मुस्लिमों को आपने नाराज़ किया है, किस प्रकार से आपने हमारे पास हमसे वादा किया था कि अब टर्की का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर अंसारी की जब बात नहीं सुनी गई तो अली बंधु की अध्यक्षता में, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा गया। एक शिष्टमंडल भेजा गया, जो शिष्टमंडल कौन सा था, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये भी यही बात रखना चाहता था कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी कोई बात नहीं सुनी। जब नहीं सुनी गई, इनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि गांधी जी ने अंततः खिलाफत आंदोलन छेड़ ही दिया और खिलाफत कमेटी की, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की उन्होंने अध्यक्षता की। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, नवंबर 1919 में इन्होंने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे और खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया गया। अब गांधी ने मुस्लिमों को तो खिलाफत आंदोलन के माध्यम से संगठित कर लिया, भले ही वो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई ना लड़ रहे हों, भले ही वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं टर्की के लिए भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग संगठित तो हो रहा था। अब गांधी चाहते थे कि अब हिंदू वर्ग को भी अन्यथा इनको भी संगठित किया जाए, और इसके लिए एक बड़ा मंच उनको चाहिए था, और वो थी कांग्रेस। क्या थी? कांग्रेस। कांग्रेस के माध्यम से ही एक बड़ा आंदोलन वो छेड़ना चाहते थे, और वो आंदोलन जो था वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन छेड़ने की बात रखी गई। अब गांधी चाहते थे कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया जाए, लेकिन असहयोग आंदोलन चलाने की इन्होंने बात तो रखी, पर दो लोग इससे सहमत नहीं थे, जो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इसके लिए सहमत नहीं थे, और गांधी आंदोलन चलाना चाहते थे क्योंकि मुस्लिम वर्ग संगठित हो चुका था। अब इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ से और वर्गों की आवश्यकता भी थी, इसलिए गांधी इसे संचालित करना चाहते थे। तो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता मोतीलाल नेहरू के इसके लिए तैयार किया, और अंततः अगर देखा जाए तो ये भी तैयार हो गए। और 1 अगस्त 1920 से 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इसी दिन एक घटना घटी, और वो घटना थी कि तिलक साहब का देहांत हो गया। बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे, और जब नहीं रहे तो गांधी जी ने भी कहा कि हमारे बीच का एक प्रकाश सूर्य हमारे बीच से चला गया। तो कहते हैं कि इस दिन के लिए अगर हम देखें, इसी 1 अगस्त के रूप में अगर हम देखें, तो इस समय तिलक फंड बनाया गया, तिलक कोष बनाया गया। तिलक फंड या तिलक कोष जो बनाया गया, उसमें कहते हैं 1 करोड़ रुपए फंड इकट्ठा हुआ। 1 करोड़ रुपए उसमें इकट्ठे हुए। जब उसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ तो क्या हुआ? 1 करोड़ बहुत होते हैं। 1 करोड़ इकट्ठा हुआ, और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के कार्यक्रमों में अगर हम देखें तो सूती कपड़ों का बहिष्कार, इनके कार्यक्रम जो थे, सूती वस्त्रों का बहिष्कार, सूती वस्त्र बोलूं, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सॉरी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब दुकानों पर धरना, वकालत और उपाधियों का परित्याग, गैर वैतनिक भत्ते त्यागना, तो बहुत सारे कार्यक्रम थे। जैसे कि अगर हम देखा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब दुकानों पर धरना देना, वकालतों का त्याग कर देना, जो वकील जो थे
उपाधियों का परित्याग कर देना, गैर वैतनिक पदों का परित्याग कर देना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का भी परित्याग कर दिया। कलकत्ता नेशनल कॉलेज को पुनः संगठित करते हुए देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस को उसका प्राचार्य बनाया गया, और कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए भी कार्य भारतीय स्वयं ही कर रहे थे। तो ये आंदोलन जो था, गांधी जी का ये मानना था कि 1 वर्ष में स्वराज्य ला दूंगा, 1 वर्ष में स्वराज्य ला दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा हुआ तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, विदेशी वस्त्रों की चारों तरफ होली जलाई गई। जब फिर गांधी जी से लोगों ने पूछा कि अगर हम विदेशी वस्त्र जला देंगे तो हम क्या पहनेंगे, गांधी ने कहा खादी पहनो। तो लोगों का ये कहना था बापू खादी तो बहुत महंगी है, हम उसको कैसे पहने। तो गांधी जी ने कहा जितने वस्त्रों की आवश्यकता उतने ही धारण किए जाएं। गांधी जी ने भी उस समय से वस्त्रों का परित्याग कर दिया, केवल उतने ही वस्त्र धारण किए जितने वस्त्र के लिए आवश्यक थे। वही उनकी जो एक धोती होती थी वही उनके लंगोटी का रूप भी होता था, वही ओढ़ने का भी रूप होता था। तो गांधी ने भी कहीं ना कहीं उन वस्त्रों का परित्याग कर दिया और कहा कि जितनी आवश्यकता उतने ही वस्त्रों को हम पहने, जितनी ज़रूरत है उतने ही वस्त्रों को हम पहने। इस तरह से गांधी ने लोगों को मनोबल बढ़ाया और उन्होंने कहा 1 वर्ष में स्वराज्य ला देंगे। युवा और सारे लोग इसमें उतर आए। इसमें गिरफ्तार होने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, बल्कि मोहम्मद अली थे, जो शौकत अली और मोहम्मद अली जो अली बंधु थे खिलाफत आंदोलन में वो थे। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना, खोर पड़े और कई एनी बेसेंट, कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था, वो इस बात से सहमत नहीं थे कि ये आंदोलन चलाया जाए, सहयोग चलाया जाए। चाहे वो एनी बेसेंट हों, चाहे वो खोर पड़े हों, चाहे वो जो मोहम्मद अली जिन्ना हों, ये कहीं ना कहीं वॉकआउट कर गए थे या कांग्रेस से आउट हो गए थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आंदोलन संचालित किया जाए। तो चलिए मोहम्मद अली, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने और 2 लोग जो गिरफ्तार हुए। उसके बाद थी CR दास, चित्तरंजन दास, उनकी पत्नी बासंती बाई। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली और CR दास, बासंती बाई, सबसे पहले जो है मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद CR दास, बासंती बाई आदि को गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से आंदोलन अब व्यापक रूप से संचालित हो रहा था, गिरफ्तारियां बढ़ रही थी, सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और अगर देखा जाए तो युवा भी अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे, जिनमें अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे युवा भी थे जो अपने घर परिवार त्याग कर इस आंदोलन में उतर आए। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया, जब इन्हें बैत लगाने की सज़ा दी गई, जो बैत लगाए जाते थे उनकी सज़ा दी गई, तो जब इनसे पूछा गया कोर्ट में कि तुम्हारा नाम क्या है, इन्होंने कहा आज़ाद। क्या कहा? आज़ाद। तुम्हारी माता का नाम क्या है? इन्होंने कहा स्वतंत्रता। पिता का नाम क्या है? इन्होंने कहा भारत। बोले रहते कहाँ हो? तो इन्होंने कहा जेल खाना। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने कहा मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, आवश्यकता पड़ने पर आज़ाद ही मरूंगा। आज के पश्चात गोरों तुम मुझे कभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो फिर आगे चलें, मुझे इसका रिप्लाई मिलना चाहिए। सभी कमेंट में आज़ाद लिखें, आज़ाद लिखें, मैं समझूंगा कि मेरी बात आप तक पहुंच गई। चंद्रशेखर आज़ाद। तो फिर असहयोग आंदोलन व्यापक पैमाने पर चला जा रहा था, सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, सभी बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गांधी जी को छोड़कर। तो गांधी जी ये चाहते थे कि अब आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा था। उन्होंने 1 वर्ष में स्वराज्य लाने की बात कही थी, लेकिन 1 वर्ष में स्वराज्य नहीं आया था। तो गांधी जी का ऐसा मानना था, अब वो बारदोली से एक सत्याग्रह चलाना चाहते थे, बारदोली से एक सत्याग्रह चलाना चाहते ताकि इसको और बल मिल सके। वो चलाना ही चाहते थे। इसी बीच एक घटना घट गई और वो घटना थी 5 फरवरी 1922। हालांकि असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। असहयोग आंदोलन में सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा था, चाहे वो महिला हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे कोई और हों, और खूब बेहतर बहिष्कार भी चल रहा था, खिलाफत भी इसके साथ चल रहा था। दूसरा,
मोपला विद्रोह भी चल रहा था जो केरल में था। मोपरा जो केरल में था, यहाँ पर मोपाला या मोपला विद्रोह जो बोलते हैं, यहाँ किसान थे जो मुस्लिम किसान थे, वो भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन में शामिल थे। हालांकि बाद में हिंसक हो गया था और इसे कुचल दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। अब अगर हम बात करें तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये आंदोलन स्थगित हो गया। तो 5 फरवरी चौरा चौरी हत्याकांड, चौरा चौरी चौरा चौरी हत्याकांड। तो चौरा चौरी हत्याकांड अर्थात ये था कि चौरी चौरा भी बोल सकते हैं, चौरी चौरा, चौरा चौरी। चौरी चौरा जो हत्याकांड था, अगर हम ये बात करें तो चौरी चौरा जो हत्याकांड था, इसमें ये था कि यहाँ पर कुछ पुलिस वाले थे। कुछ पुलिस वाले मतलब 21 और एक थानेदार 22, कुल मिला के 22 लोग थे, 22। इन थाने वालों ने क्या किया कि यहाँ के किसानों पर गोलियां बरसाई। और जब गोलियां बरसाई और जब ये गोलियां ख़त्म हो गई तो ये जाकर क्या हुआ, थाने में छिप गए और किसान इतने क्रोध में आ गए कि इन्होंने यहाँ पर आग लगा दी। इन्हें थाने में बंद करके लगा दी, आग लगा दी, जिससे सभी जल गए। इनका कबाब बन गया, इनका बिरयानी बन गई, जो भी हो। तो चलिए, इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये हिंसक घटना थी और इस कारण गांधी ने 12 फरवरी 1922 को 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इन्होंने कहा हिंसा हुई है और इन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। जब इन्होंने आंदोलन वापस लिया तो चित्तरंजन दास ने कहा कि जब पूरा आंदोलन इतने व्यापक रूप से चलाया जा रहा था, जब पूरी भारत की जनता जाग रही थी, गांधी ने ये सही नहीं किया। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कोई घटना कन्याकुमारी में घटती है तो क्या पूरा भारत इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा भी बोल बैठे कि गांधी भूत की तरह हैं, धूल उड़ाते हैं और गायब हो जाते हैं। अर्थात अचानक ये आंदोलन को समाप्त कर देना युवाओं का और सबके लिए कहीं ना कहीं बड़ा आघात था। लेकिन गांधी ने कहा गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। मेरी विचारधारा जो है, मेरे सिद्धांत जो है, मैं ऐसी हिंसा को पसंद नहीं करूँगा। तो गांधी का एक कदम पीछे रखना शायद इसलिए भी था कि आंदोलन कमज़ोर पड़ता जा रहा था। तो चलिए, गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को अगर हम देखें तो मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया। इनको मार्च, अभी तक नहीं छोड़ के रखा था, अब गिरफ्तार कर लिया। मार्च 1922 में इनको गिरफ्तार कर लिया। ब्रूमफील्ड जो सेशन जज था, ब्रूमफील्ड की अदालत में इन्हें कहते हैं कि कारावास दिया गया, कारावास की सज़ा सुनाई गई। लेकिन कारावास अल्पकाल में ही समाप्त कर दिया गया था बाद में, स्वास्थ्य कारणों या अन्य कारणों से। तो ब्रूमफील्ड की अदालत में इनको सज़ा दी गई, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं अगर हम बात करें, जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, आंदोलन समाप्त हो चुका था, सहयोग नहीं रहा था, तो खिलाफत भी नहीं चल सका। खिलाफत में भी क्या था कि वहाँ जो तुर्की में जो कमाल पाशा था, कमाल पाशा ने खलीफा पद ही समाप्त कर दिया और सुल्तान नाम का एक नया पद जारी कर लिया। इसने खलीफा पद समाप्त ही कर दिया। जब खलीफा ही ख़त्म हो गया, खलीफा पद ही ख़त्म हो गया, तो खिलाफत भी ख़त्म हो गया। इस तरीके से 23 तक आते आते ये भी ख़त्म हो गया था। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन ख़त्म हो चुका था। अब क्या कहानी है? अब युवा भी भटक रहे थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े कुछ नेता भी नाराज थे, जिनमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। अब चित्तरंजन दास जब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस की, तो उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज, काउंसिल्स के अगर हम बात करें इलेक्शंस में, क्यों ना हम पार्टिसिपेट्स करें, क्यों ना हम चुनाव में भाग लें, क्यों ना हम चुनाव में शामिल हो जाएं। लेकिन गांधी समर्थक इसके लिए तैयार नहीं थे, वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। तब चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने और अन्य कई नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी बनाई गई 1923 के लगभग अगर हम बात करें, इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे CR दास, या संस्थापक थे CR दास हमें कहें, अध्यक्ष भी थे CR दास, और सचिव थे, महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष थे CR दास और महासचिव थे मोतीलाल
नेहरू, ये बनाई गई स्वराज्य पार्टी, और इन्होंने असेंबलीज के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। इन्होंने असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और 101 सीट में से लगभग इन्हें 42 सीटें प्राप्त हुई। 101 सीट्स में से इन्हें 42 क्या है सीट्स प्राप्त हुई। जब इन्हें सीट्स प्राप्त हुई, 42 सीटें प्राप्त हुई, तो कहते हैं बड़ी सफलता थी, और बड़ी सफलता इनकी जो है गांधी तक भी पहुंची। तो कहते हैं कि गांधी और दास के बीच में इसी समय एक पैक्ट हुआ, जिसे बोलते हैं गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट हुआ, गांधी और दास के बीच में पैक्ट हुआ, CR दास के बीच में 1924 का। और इस पैक्ट में यह कहा गया कि स्वराज्य पार्टी कांग्रेस के अंदर रहकर ही कार्य करेगी, कांग्रेस से बाहर रहने की उसे आवश्यकता नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर रहकर ही वो क्या करेगी, कार्य करेगी। ये कहलाता है कौन सा, गांधीदास पैक्ट। गांधीदास पैक्ट 1924 का। और ये स्वराज्य पार्टी की बड़ी सफलता थी। और स्वराज्य पार्टी को 1925 में भी एक बड़ी सफलता मिली, 1925 में, जब विट्ठल भाई पटेल को, विट्ठल भाई, वल्लभ भाई नहीं, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ध्यान रखिएगा। 1925 में पहला ऐसा भारतीय था जिसे केंद्रीय असेंबली का, केंद्रीय सभा का अध्यक्ष बनाया गया, वो थे विट्ठल भाई पटेल। और स्वराज्य पार्टी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई कि विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय असेंबली का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अब इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन स्वराज्य पार्टी कमज़ोर पड़ने लगी, क्योंकि 1925 में ही, 1925 में ही CR दास का देहांत हो गया, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, और स्वराज्य पार्टी कैसे पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई। मोतीलाल नेहरू ने इसे संभालने का प्रयास किया, लेकिन अंततः अगर हम देखें 1929 तक जाते जाते, अगर हम देखें 1929-30 तक जाते जाते इसका पूर्णतः कांग्रेस में ही विलय हो गया, और स्वराज्य पार्टी क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब एक और चर्चा करूँगा आगे बढ़ के, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हालांकि इन्हें क्रांतिकारी में पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि असहयोग जब समाप्त हुआ तो ये युवा भी असंतुष्ट हुए, तो उन्होंने क्रांतिकारी संगठन बनाया था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदी जीवन पुस्तक इनकी, बंदी जीवन पुस्तक इनकी, सचिंद्रनाथ सान्याल। और जतिंद्रनाथ मुखर्जी, जतिंद्रनाथ मुखर्जी। बाकी इसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। तो इनका उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं अब क्रांति के माध्यम से अगर देखा जाए तो भारत को आज़ाद कराया जाए, और इसी प्रयास में इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों के आ रहे खजाने को इन्होंने लूटने का निर्णय किया। जब वो कांड जो है, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है, इसे वो कहलाता है काकोरी कांड। काकोरी कांड क्या था, 1925 का है, 1925 है। सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन, लखनऊ जा रही, सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन जो थी, इसमें कहीं ना कहीं क्या है कि खजाना जा रहा था ब्रिटिश हुकूमत का, और ये क्रांतिकारी चाहते थे कि उस खजाने से वेपन्स प्राप्त किए जाएं, रसद प्राप्त की जाए, क्रांति को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए इन्होंने काकोरी नामक स्टेशन पर चैन खींचते हुए गाड़ी को रोकने का निश्चय किया। चैन खींचते हुए उन्होंने क्या निर्णय लिया, गाड़ी को रोकने का निश्चय लिया, और गाड़ी को काकोरी स्टेशन पर रोका गया, उसे लूटा गया, और लूटने के पश्चात जो था, कहते हैं कि इन्होंने उस खजाने का प्रयोग किया, लेकिन कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की उसमें शॉल रह गई, शॉल ओढ़ने वाली। कहते हैं उसमें धोबी का टैग लगा हुआ था, उस धोबी से पता चल गया कि ये शॉल किसकी, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। लेकिन कौन आज़ाद रहा, चंद्रशेखर आज़ाद। ये सदानंद ब्रह्मचारी के भेष में घूम रहे थे, सदानंद ब्रह्मचारी के भेष में ये घूम रहे थे। और एक गोरा जब इनसे जाकर पूछता है कि हिमैन, तुमने आज़ाद को देखा क्या,
हे मैन, तुमने आज़ाद को देखा क्या? तो आज़ाद जी कहते हैं, गोरे, आज़ाद आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा, और ज़रूरत पड़ी तो आज़ाद ही मरेगा। चंद्रशेखर आज़ाद। इन्हें कभी पकड़ा नहीं जा सका, वो थे आज़ाद। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। इन्हें फांसी दे दी गई। रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। खींच कर लाई सभी को कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई सभी को कत्ल होने की उम्मीद, फिर भी आशिकों का आज जमघट इस भरी महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय दोस्तों।